योगेंद्र गौड़ है, ये बताया ना नाम? जोगिंदर मोर, MOR मोर, कार्तिकेय वाला मोर गोत्र। अच्छा, तो आप जो है मोर मतलब गहोई बनिया है? नहीं, जाट है जी, जाटों अच्छा का बहुत बड़ा इंग्लैंड में सैकड़ों साल पहले से है। और अच्छा इजराइल में बहुत है जी, सैकड़ों साल पहले से मोर गोत्र। अच्छा, ओके। ये मोर गोत्र जो है ये बनियों में भी है? बनियों में है, वो सावरमल मोर थे ना वहाँ पे राजस्थान में, हाँ 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 MP थे, तो वो उनका गोत्र भी यही है। हाँ 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 हाँ। तो योधे, हम योधे गणराज्य था, योधे गणराज्य। हाँ 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 हाँ। तो वो हमारा मोर, इसमें सबसे सिरमौर है, कार्तिकेय के वंशज बताए जाते हैं जी हम। चलिए चलिए, तो फिर तो कार्तिकेय जी तो महायोद्धा थे। और महायोगी पूरा आप। विश्व घूमे हैं जी वो। हाँ हाँ अभी मेरे एक दोस्त थे मेजर एन राधा कृष्णन, अब तो जिंदा नहीं है। हाँ हाँ वो केरलाइट से, हाँ हाँ। कहते आइए में केरलाइट जाट। अच्छा, केरलाइट जाट, ओके। वहाँ के जो जमींदार है वो जाति है कार्तिकेय के टाइम के गए हैं, आज से हजारों साल पहले। वाह 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 वाह। तो एवन जी सर बताए। मैं हाँ हाँ। सर मैं चंद्रशेखर जी के साथ कई वर्ष रहा हूँ जी, देवीलाल जी चंद्रशेखर जी के साथ। ओके ओके ओके। जो पत्रकार। पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह 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 वाह। हमारे एक मित्र थे, अब तो पता नहीं कहाँ हो गया, गुजर के हो गया, जिंदा है, कुंवर दुर्गा सिंह तोमर। अच्छा एक्साइज कमिश्नर थे मध्य प्रदेश के। अच्छा, ओके ओके वो मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई जैसे थे, अब तो काफी साल से बात भी नहीं हुई है। ओके ओके ओके। और आरी बेग से भी बहुत अच्छा संबंध था जी मेरा। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम आप ये बताइए योगेंद्र जी, आपको विजय जी ने क्या ब्रीफ किया है? विजय जी ने ये कहा था कि आपसे बात करें, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। नहीं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम नहीं चला रहा हूँ, मैं अपराध के खिलाफ मुहिम चला रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो जो है ना अपराध का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ जी। तो हमने एक मिशन बनाया है, अपराध मुक्त भारत मिशन। हाँ हाँ। और ये मिशन जो है हमने, जब मैं DG पुलिस रिफॉर्म था मध्य प्रदेश का, उस समय हाँ जी। हमने इसे कंसीव किया था और इसका हाँ कॉन्सेप्ट नोट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था हाँ जी। 2017 में। और इसे नेशनल पुलिस मैन मिशन के रूप में अडॉप्ट किया गया है और अब मैं रिटायर हो गया हूँ। आज भी मैं इसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ। तो ये नेशनल पुलिस मिशन मेरे मार्गदर्शन में चल रहा है। सर आप अपराध मुक्त भारत चाहते हैं तो एक ही तरीके से हो सकता है, पुलिस की तनख्वाह 6 गुनी कर दी जाए। देखो, ये जो है अपराध मुक्त जो है ये पुलिस के ऊपर चढ़ के नहीं आएगा। और नहीं, पुलिस आप है देखिए तो देखिए नहीं, देखिए देखिए पुलिस देखो, मेरी बात ध्यान पुलिस। से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पुलिस के हाँ जी। अधिकार बढ़ाने से और पुलिस के तनख्वाह बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, राइट। हाँ। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अपराध मुक्त भारत पुलिस के सहारे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी पुलिस जो है 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 को हुआ था, उसके हाँ जी। उसके जो है 4 साल बाद 1861 में ऐसा संग्राम दोबारा करने की औकात जो भारतीय गुलामों की ना हो, इस उद्देश्य से इस पुलिस को पैदा किया गया था। हाँ हाँ हमारे हाँ। षड्यंत्रकारी जवाहरलाल नेहरू ने आपके ऊपर यही पुलिस व्यवस्था थोप दी। हाँ आप हाँ। ये बताइए, अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उनको उनका शोषण करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए हाँ, थे? बिल्कुल। हमारे मेरे दादा
मेरे दादा, सुनिए सर, मेरे दादाजी और दादाजी के भाई 6 महीने सजा काट के आए थे, पाकिस्तान में अटक के किले में बंद कर दिया था उनको। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो जो है नियम कानून बनाए गए थे, हाँ ये जी। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे। हमारे हाँ जी। प्रथम जो है प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने क्या वो सब नियम कानून जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए गए थे, क्या उन पर आप पर यथावत नहीं थोप दिए बिना किसी बदलाव के? हाँ हाँ नहीं में सर, जवाब दीजिए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छा, मगर ये अब मैं दूसरी बात कहता हूँ। हाँ, अंग्रेजों ने इन नियम कानूनों को जो है ना लॉर्ड्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट हाँ, किया, जिसमें एक पुलिस आती है, दूसरी ब्यूरोक्रेसी आती है और तीसरी जुडिशरी आती है। हाँ, हाँ, ये जो है ना जनता के सेवक नहीं थे, ये जनता के मालिक थे, लॉर्ड थे, राइट? क्या हाँ, हमारे नेहरू जी ने इन तीनों लॉर्ड को यथावत आपके ऊपर नहीं थोप दिया? बिल्कुल थोपा है। चलिए, अब तीसरी बात, माननीय जवाहरलाल नेहरू स्वयं जो है इन्हें वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला था, राइट? हाँ, हाँ, और फिर गांधी जी ने जो है सरदार पटेल को मनाया कि भैया ये नेहरू नहीं मानेगा तो तुम जो है ना अब प्रधानमंत्री का पद जो है नेहरू के लिए छोड़ दो, है। राइट? ये बात तो ठीक है, मगर जिस व्यक्ति को 0 वोट मिला है, वो साला जो है ना इस देश का प्रधानमंत्री बनने का पट्टा लिखा के लाया था क्या? इस बात का जवाब है, वो क्यों नहीं मानेगा दुष्ट? देखो मैं इसके आगे जाता हूं। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, लॉर्ड एटली जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब आपको सो कॉल्ड आजाद किया गया, जब वो 1956 में भारत आए और वो गवर्नर हाउस कोलकाता में रुके हुए थे, और उस समय हमारे जो है गवर्नर हुआ करते थे जस्टिस चक्रवर्ती। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने लॉर्ड एटली से पूछा कि जब आप द्वितीय विश्व युद्ध में जीत चुके थे, कांग्रेस डिफंक्ट पड़ी हुई थी, मृत प्राय थी, उस समय आपने भारत को स्वतंत्र क्यों किया? तो लॉर्ड एटली का, और उन्होंने पूछा कि क्या ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कारण हुआ? तो लॉर्ड एटली का जवाब था, देयर इज नो रोल ऑफ नेहरू और गांधी, इफ एट ऑल इट इज मिनिमल। मतलब नेहरू और गांधी की कोई भूमिका नहीं थी, यदि थोड़ी बहुत रही होगी तो वो नगण्य थी, राइट? तो फिर जो है जस्टिस चक्रवर्ती ने पूछा कि फिर आपने भारत को जो है ना आजाद क्यों किया, राइट? तो जो एक बात तो जो है ना एटली ने नहीं कही जो उन्हें कहना चाहिए थी कि हिटलर ने हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए हमारी कमर टूटी हुई थी। लेकिन उन्होंने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के कारण, उन्होंने कहा आजाद हिंद के कारण, आजाद हिंद फौज के कारण, उन्होंने कहा भारतीयों की बगावत के कारण, चारों तरफ बगावती तेवर थे। नेवी ने के 24 बेसिस में से 22 बेस पे जो है ना विद्रोह कर दिया गया था। चारों तरफ से जो है अंग्रेजों के गवर्नर जो है अंग्रेजी फौज की मांग कर रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और उस समय के जो इंटीग्रेटेड कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थे, उन्होंने कई पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज को लेके बगावती तेवर हैं देश में, आप आजाद हिंद फौज का ट्रायल पोस्टपोन करिए, नहीं तो अंग्रेजों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। और क्लॉड ने, जो कि इंटीग्रेटेड कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस थे, उन्होंने अंग्रेजों को इमरजेंसी में भागने के लिए एक एग्जिट प्लान बनाया। यही कारण है कि अंग्रेजों ने भारत को जो ट्रांसफर ऑफ पावर 1948 में करने का नाम लिया था, लेकिन 1 साल पहले ही वो दुम दबा के भाग गए। जब अंग्रेज स्वयं इतने डरे हुए थे, उस समय हमारे नेहरू जी और गांधी जी उनकी हर बात मान रहे थे, भारत को डिवाइड कर दिया। और हम ये कह रहे हैं कि
जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना ही क्यों चाहिए था? जिसे जीरो वोट मिला है, वाई ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? हाँ। क्या उसे अपना जो है अपना प्राइम मिनिस्टर बनना देश के जो है ना राष्ट्रीयता से ज्यादा बड़ा था क्या? यदि देश नहीं, चाह वो रहा था कि सरदार तो पटेल को जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तो गांधी और नेहरू कौन होते थे इसमें दखल देने वाले? उसी पे मैं एक छंद सुनाता हूँ जी। हम्म। बच्चे हो, बच्चों के सिर पे लाल लालिट लाए गए हैं जंगलों से, लाए गए हैं चिमनियों पर जंगलों से खींच, इन आदिवासियों के लिए कौन सा स्वराज, गांधी तूने रख दिया गलत सिर पे ताज। सर पे गलत सर पे ताज जो है गांधी जी ने नहीं रखा है, ये अंग्रेजों का डिसीजन था। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने गुलामी की हर चीज आपके ऊपर थोप दी, आपको दो देशों में बांट दिया। ये आपको मालूम होगा कि जिस जो आज पाकिस्तान है, वहां पर मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, जबकि मुसलमानों ने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के फेवर में 95.4% मुस्लिम्स ने इनके फेवर में जो है ना वोट दिए थे। जी, सर छोटूराम जी जिंदा होते तो इनकी हिम्मत नहीं थी पंजाब में घुस जाए, जिन्ना को उसने घुसने नहीं दिया था पंजाब में, और बंटवारा होता ही नहीं। पाकिस्तान का जो पंजाब है सबसे बड़ा सूबा है, इसमें जाट सबसे ज्यादा है, वो सर छोटूराम की तस्वीर लगाते हैं मुसलमान भी। मैं यही कह रहा हूं कि इस देश के साथ कितने षड्यंत्र किए गए हैं। बिल्कुल। और अपन ने जो बात कही कि जो नेहरू जी ने सो कॉल्ड डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र लाया, उसमें पॉलिटिकल पार्टी बनाई पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत, और वो इतनी फॉल्टी ढंग से बनाई कि आज की पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां और परिवारों की कंपनियां हो गई हैं। इन पॉलिटिकल पार्टी ने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है। आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की है, आप मानते हैं क्या इसको? बस वही है, ना वोट देंगे तो भी जीत जाते हैं। आपको पता होगा, आपको सर मैं एक छोटी ही बात बताऊं, पंजाब में बेन सिंह की सरकार बनी 5% वोट से, पूरा पंजाब ने बाइकाट कर रखा था, 5% वोट पड़ी थी, इसमें भी सरकार बना ली। हाँ, परिणति ये निकली कि बम से उड़ाया गया है उसे। तो और मैं सर क्रांतिकारी जो परिवार है, शहीद आजम वो मंगल पांडे जी के वंशज से लेके और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देवती तक, चंद्रशेखर आजाद के भतीजे तक और भगत सिंह के पोते तक मैं सबसे संपर्क में रहा हूँ कई प्रोग्रामों में। ये संजय दालमिया जो उद्योगपति था जी, आपको नहीं लगता है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं और आजादी के अनुभव नहीं है, ये नौसिखिया है, मैं तो इसको नौसिखिया मानता हूँ। WTO के हाथों खेल रहा है ये। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी की चर्चा में अपन लोगों ने ये लगभग सिद्ध किया है कि भारतीय जो है ना अभी भी गुलाम है, क्योंकि उन्हें गुलामियत वाले कानून थोपे गए, गुलामियत की व्यवस्था थोपी गई, और जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जिनके हाथ में सत्ता गई, वो सत्ता के लिए हकदार नहीं थे, उन्हें जनता ने नहीं चुना था, और ये सब षड्यंत्र इस जनता के साथ हुआ है। तो आजादी के इस अमृत महोत्सव से क्या हमें अपने देश के प्रधानमंत्री से ये अनुरोध नहीं करना चाहिए कि आप जो है आजादी के इस अमृत महोत्सव पर इस बात का जनता को आश्वासन दें कि भारत को सही आजादी नियम कानूनों में परिवर्तन करके, और जो पुलिस जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी है इसको अकाउंटेबल, पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाते हुए लॉर्ड से जो है ना इसको हटा के एक जिम्मेवार सिस्टम बनाया जाए। और तीसरी बात है कि जिस प्रजातंत्र ने जनता जो है जिस पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। आपको नहीं लगता है कि हम सब लोगों को माननीय
नरेंद्र मोदी जी अपने पूज्य जो है प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहिए कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में आजादी की कम से कम भेंट तो जो है ना भारतीयों को दे दें वो। हाँ बिल्कुल, पर ये कुछ नहीं करेगा, ये तो खुद प्यादा है। किसके प्यादे हैं? ये अमेरिका के, ये यूरोप के, क्योंकि जो नरसिम्हा राव पॉलिसी चेंज कर गया था आर्थिक उद्योगी नीति पर साइन करके, जो कि चंद्रशेखर जी ने सोना गिरवी रख के देश बचा लिया था। मगर दंगल प्रस्ताव का एक चैप्टर था ये, मैं दंगल प्रस्ताव की यात्रा में पूरा देश घूमा हूं मैं चंद्रशेखर जी के साथ जी। जिसका दंक अब लग रहा है अभी। तो आपको नहीं लगता है कि अब वो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो अनुरोध करने का तो हमारा हक बनता है? नंबर वन। कोई फैसला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ, ना जनता नहीं सुनवाई दरबार तक बताता नहीं, ये आदमी जनता का आदमी बताता है, जनता दरबार तक नहीं लगाता। सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगा करता है, चंद्रशेखर जी के टाइम तक भी देखा है मैंने। आपसे मन की बात तो कहता रहता है बेचारा। मन की बात अपनी बीवी से करे, काम की बात करे, हमारे से करनी है तो क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है उसको ये खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी जी। तो फिर नालंदा को बिहार की शान बताता है। तो योगेंद्र जी और कबीर और तुलसीदास को इकट्ठे चाय पिलाता है ये। अच्छा ये बताइए, तो फिर जो है आओ हम सब मिलके एनर्जी मॉडल का यूज करते हुए इस व्यवस्था के बदलने का आधार बने। इनके आपको बताऊं जी, 3 लोग हैं जो काबिल है। नंबर 1 तो है जी नितिन गडकरी। बहुत सही कहा आपने, मैं भी जो है ना बड़ा प्रशंसक हूं उनका। हाँ। नंबर 2 बताता हूँ जी मैं, नंबर 2 राजनाथ सिंह है। नंबर 3 पे वो क्या नाम है, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। आप आदित्यनाथ योगी जी को कुछ नंबर नहीं देंगे? किसको? आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मानसिक रोगी है। ये आप कैसे 22 से 32 करोड़ तक जितना भी बताते हैं मुसलमान, क्या खत्म कर देगा? वो कभी नहीं कर सकता। नहीं, क्या खत्म कर देगा? मुसलमानों को 22 करोड़ से लेकर 32 करोड़ तक बताते हैं जितने भी है, सबको खत्म करना आसान है क्या? नहीं, हम ये कह रहे हैं आप किसी को खत्म क्यों करना चाहते हैं? आप बुराई को खत्म करिए, बुरे इंसान को खत्म मत करिए। जस्ट ए मिनट, आप बुराई को खत्म करिए, बुरे इंसान को खत्म मत करिए, ठीक है ना? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपका आर्टिकल 25 कहता है कि हर भारतीय नागरिक को जो भी धर्म उसे अच्छा लगता है उसको अपने फेथ और कॉन्सेंस के आधार पर उसे वो मान सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है कि नहीं है? आर्टिकल 25 ये है कि नहीं है? है ना? तो फिर एक धर्म जो है ये कैसे कह सकता है कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो मैं आपका गला कलम कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। नहीं, वो अरब की सभ्यता है, ना कि धर्म। मेरी अभी बात सुनिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या ये आर्टिकल 25 की व्याख्या के विपरीत नहीं है? क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट के हमें जो भी धर्म अच्छा लग रहा है उसको मानने की और प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता है, और भारत का कोई अन्य नागरिक मेरे गले पर अब तलवार नहीं रख सकता है कि मैं आपको जो है ना काफिर मानूंगा और आपको हलाल कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। क्या भारत के किसी भी नागरिक को ऐसा करने का या कहने का या पढ़ाने का हक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा इस्लाम के जैसे उसको छोड़ दीजिए। हम तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम तो संविधान को पकड़े हैं, हमें इस्लाम की बात ही नहीं करना है। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो बहुत जैसे मिनट हम ये कह रहे हैं कि हम एक छोटी सी बात कह रहे हैं। हम एक
3-4 सेक्शन का एक कानून बनाए कि भाई हम आर्टिकल 25 को इम्प्लीमेंट करेंगे। आर्टिकल 25 के भावना के विरुद्ध यदि जो कोई पढ़ाएगा, जो बोलेगा, जो बकरेगा, जो कुछ भी करेगा, वह एक संज्ञेय अपराध होगा। 10 से 15 साल की सजा होगी, संपत्ति जब्त की जाएगी। बताइए ये आपकी सभी समस्याएं विलोपित हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? मैं करने में अच्छी लगती है सर, प्रोसेसिंग में लाने में बहुत दिक्कत आती है। किस बनाने में हम किस बनाने में 4 सेक्शन का कानून हम अपने फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के बनाने में क्या दिक्कत है भाई? हम जो फंडामेंटल राइट हमें संविधान ने दिया है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बना रहे हैं। कानून बन भी जाएगा तो इम्प्लीमेंट होना कौन सा आसान काम है? अरे बहुत आसान है। पब्लिक को इम्प्लीमेंटेशन के पावर दो, पब्लिक को हथियार दो, पब्लिक को ट्रेनिंग दो। पब्लिक, आपको मालूम है कि भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है? आपको ये जानकारी है क्या योगेंद्र जी? मेरे को हर आदमी सरकार का, भारत सरकार का बंदा है, उसकी सरकार ये नहीं। आप शुद्ध रूप से पुलिस ऑफिसर हैं, राइट? आप जो है बिना वर्दी धारण किए हुए, आपको तनख्वाहें नहीं मिलती है, लेकिन आपको पुलिस के सभी अधिकार और दायित्व आपको मिले हुए हैं, कानून ने दिए हैं, जिसे काफी हद तक आपसे छिपा के रखा गया है। एक कानून की सीआरपीसी की किताब में एक सेक्शन है 39 सीआरपीसी, जो आपको अधिकार देता है कि आपको यदि किसी भी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलेगी तो आप उसे पुलिस को दीजिए। पुलिस आपसे ये नहीं कह सकती है कि आप क्यों आए हैं, आप कौन होते हैं कहने वाले, राइट? ये आपका कानूनी दायित्व है, राइट? ये सेक्शन 39 में है। एक सेक्शन 43 है सीआरपीसी में, जो कहता है कि आपके सामने यदि कोई भी संज्ञेय अपराध होता है तो आपको उसे गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है, और यदि वहां पुलिस वाला खड़ा है तो भी आपको अधिकार प्राप्त है। आप जब उसे गिरफ्तार कर लेंगे तो पुलिस उसे री अरेस्ट करेगी जब आप उसे सौंपेंगे, और यदि मौके पे पुलिस नहीं है तो आपको उसे थाना ले जाना होगा और थाने में उसे री अरेस्ट किया जाएगा। मेरी इतनी बड़ी सेवा काल में मैंने एक भी व्यक्ति को री अरेस्ट करते हुए पुलिस के द्वारा दिखाया नहीं जाना पाया गया, जबकि ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं जिसमें अपराधी को पकड़ के पब्लिक पहुंचती है, और कायदे से पब्लिक को उसे अरेस्ट मेमो बना के लेके जाना चाहिए कि मैंने इसे अरेस्ट किया है, मुझे 43 में शक्ति दी गई है। भारत का हर नागरिक को जो है गिरफ्तारी करने का अधिकार कानून ने दिया हुआ है, राइट? और भारत के हर व्यक्ति को जो है ना ये जिम्मेवारी दी गई है कि पुलिस की मदद करोगे। हर व्यक्ति से कहा गया है कि आप समन्स वारंट की तामीली में मदद करोगे। तो ये 2-3 चीजें ही किसी को पुलिस बनाती है: अपराध का संज्ञान लेना, गिरफ्तार करना, मदद करना, कोर्ट में बयान देना। तो ये सब जिम्मेवारी भारत के हर नागरिक की है। तो भारत में 137 करोड़ पुलिस वाले हैं। केवल उन्हें एहसास दिलाने की जरूरत है। जो योग्य और इच्छुक है उसे हथियार दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, और गिरफ्तारी के लिए पुलिस पे डिपेंड मत करिए। जैसे हमने आर्टिकल 40 जो सेक्शन 43 के बारे में आपको बताया है कि उसके आंखों के सामने यदि संज्ञेय अपराध होता है तो उसे गिरफ्तारी करने का अधिकार है। उसको जो है गिरफ्तार करने का अधिकार जो डिक्लेयर्ड जो है क्रिमिनल्स हैं, राइट, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, उनको भी गिरफ्तार करने का हर नागरिक को अधिकार है। तो एक छोटा सा नियम में संशोधन कर दो कि 3 दिन में जो गिरफ्तार नहीं होगा वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा। 7 दिन के अंदर यदि वो नहीं होता है तो उसके ऊपर 10,000 का जो है ना इनाम होगा। 15 दिन में यदि सरेंडर नहीं करता है तो 20,000 का इनाम होगा, 50,000 का इनाम होगा, 1 लाख का इनाम होगा। मैं ये कह रहा हूँ जनता उसे गिरफ्तार करेगी। ये सब कानून अपने आप बन जाएगा। पुलिस के सहारे जो है इस देश को आप नहीं चला सकते हैं। पुलिस इतनी कमजोर हो चुकी है। आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ऑफिसर रहे हैं, वो भी 7 साल तक।
नहीं वो तो ठीक है, मेरी बात तो सुनो। हाँ, तो ये प्रोसेस में लाना कितना मुश्किल है, अरे आपने ये देख बहुत ही लिया आसान काम है। देखो जो ये है, मुझे देखो नहीं, नहीं, इतना आसान है, सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। कोई भी स्टेट भी पास कर सकती है, हमारे आदित्यनाथ योगी जी भी पास कर सकते हैं, इतना आसान है। अपन ने जबरदस्ती उसे मुश्किल बना के रखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो कोई नहीं, अगली मुलाकात में करेंगे बात। ये तो एक देखो मैं आपको ये बताओ, जो है नेहरू जी ने सब चीजें सिंपल मेजोरिटी से आपके ऊपर थोप दी। आज जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी पूरी मेजोरिटी है, उसको वो रिपील कर दें, है। क्या दिक्कत है? जो अधिकार चलो हमने जो ना नेहरू जी को और उनके समय कांग्रेसियों को दिया है, वो आज हमने बीजेपी को दिया है, तो बीजेपी जो है ना। आप हाँ आप एक बार बताओ मेरे को, जी, 2 पुलिस अफसर हुए हैं दिल्ली में, जी एक तो किरण बेदी और दीपक मिश्रा। मैं दोनों को जानता हूँ। दोनों को जानते हो? आजकल और मतलब बिहार में। दीपक मिश्रा जी हमारे बैचमेट है, मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छा हाँ हाँ। वो बहुत बहादुर आदमी है वो। जामा मस्जिद पे बंदूक लेकिन ये बताइए ना, दीपक मिश्रा जी को तो इन्होंने कोई अच्छी जिम्मेवारी भी नहीं दी रिटायरमेंट तक। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग अच्छे आदमी को पसंद ही नहीं करते, इनको चाहिए दमदार, दमदार नहीं चाहिए। तो इन्हें अपनी पुलिस चाहिए, इन्हें ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव पुलिस नहीं चाहिए। यही आपको कारण। दीपक मिश्रा का नंबर है आपके पास, लेटेस्ट या दूं? मेरे पास बिल्कुल है। अच्छा, वो लेटेस्ट वाला, नया वाला? अब वो हम लोग बैचमेट है, तो जो नया वाला होता है वो अपने आप हम लोग के पास आ ही जाता है। बहुत बहादुर आदमी है जी, बहुत बहादुर आदमी आई नो, हमारा बैचमेट है, बहादुर है, कमिटेड है, लोकप्रिय भी है। और है। शुरू में बहुत जाबाज भी रहा है। अब धीरे धीरे तो परिस्थितियों ने जो है ना उसको बहुत मेलो डाउन करने की कोशिश की। इन्होंने है। उसको चार्जशीट वार्जशीट देने की भी कोशिश की। तो आदमी को जो है ना, अच्छे आदमी को हराने के लिए सब लोग बढ़ जाते हैं। अच्छा हाँ, आदमी इस सिस्टम में आजकल एक फॉरेन बॉडी हो गया है। तो जैसे हमारे शरीर में कोई फॉरेन बॉडी पहुंचती है, तो हमारे एंटीबॉडी उससे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। आज के सिस्टम में अच्छे व्यक्ति को बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है। सब लोग जो है अच्छे व्यक्ति के विरुद्ध पिल पड़ते हैं। योगेंद्र जी, आप हमारी बात से और आपकी आवाज से मैं अंदाज लगा सकता हूं कि आप काफी, आपकी उम्र है। नहीं 7 साल है, ज्यादा नहीं है आपसे। अच्छा, 60 साल ही है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, फिर तो आप मुझसे छोटे हुए। हाँ, छोटा तो हूँ ही, हर तरीके से छोटा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ, आपका अनुभव बड़ा हो सकता है। आप चंद्रशेखर जी के साथ घूमे हैं। एजुकेशन में LLM हूँ जी मैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, लटक लटक के मैट्रिक फेल। जी जी। LLM का मतलब है लटक लटक के मैट्रिक फेल। अरे वाह। पढ़ाई वढ़ाई नहीं की मैंने, मैं पढ़ अरे नहीं पाया। तो जो है आपने जो है फॉर्मल जो है स्कूल में पढ़ाई चाहे ना की हो, आपने जो है एक्सपीरियंस के विद्यालय में पढ़ाई की है। देश देखा है, दुनिया देखी। आप जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तपे हुए हीरे हैं। अचंभित हो जाते हैं कि तू तो बता रहा अनपढ़ है, तो इतनी बातें कहाँ से जानता है। ये दुनिया एक यूनिवर्सिटी है, उसी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं छोटे बच्चों से, पक्षियों से, चींटी से, मच्छर से, मक्खी से, इनसे भी प्रेरणा लेता हूँ। वाह 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 वाह। तो योगेंद्र मोदी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, आपके जज्बे को सलूट करता हूँ। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, 2-3 अपेक्षा मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो अपेक्षा ये करना चाहूंगा कि आप YouTube चैनल पर जाकर
सर्च करिए क्राइम फ्री भारत। वो मेरे को करना नहीं आता। तो अपने किसी बच्चे को, किसी शागिर्द को कह दीजिए, नहीं तो फिर बात हो जाएगा। यूट्यूब पे क्या, वो गूगल पे ना? नहीं नहीं, यूट्यूब होता है ना जो लाल लाल जो है ना, एक एरो टाइप का बना होता है। आजकल यूट्यूब पे सब चीज चलती है, आप जो भी देखते हो ना, ऑडियो वीडियो ये सब जो है ना, वो यूट्यूब पे चलते हैं। हाँ तो यूट्यूब आपका जरूर होगा मोबाइल में, आपको मालूम नहीं होगा लेकिन होगा। वो है। राइट, तो वो जो है यूट्यूब, आपका कोई लड़का नाती पोती कुछ होगा आसपास? नहीं, पोता नहीं है मेरे, शादी नहीं की, बच्चे अभी कुंवारे हैं। अच्छा, तो और बच्चे, दोनों हिमाचल घूमने गए हुए हैं। अच्छा, तो आप अपने किसी पड़ोसी को, किसी बच्चे को पकड़ लीजिएगा और कल मेरी बात कराइएगा, तो हम आपके मोबाइल फोन में 2 काम कराएंगे। एक तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आपको सबको पहले भी डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड करके और उसको सब्सक्राइब कराएंगे। राइट, और दूसरा एक ऐप है टीचमेंट ऐप। राइट, तो उसमें हमारी वीडियो पे आपसे बात हो पाएगी, तो वो भी हम आपका डाउनलोड कराएंगे। तो किसी भी बच्चे को पकड़ के आप मुझसे फोन पे बात करिएगा, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, ठीक है ना? आजादी से पहले मैं एक गीत गाती थी, कहो तो सुनाऊं? 2 मिनट का है। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। बरके बीस सपेलों जैसा दर सौदा करना, जी हजूर का मंत्र सिखा के कर लिया देश गुलाम, बांग पिला दी अनछड़ी, सोते सोते बरस गुजर के 5,500, इसी के निंद्रा भाई रे, तुम थे काले नाज आजाद गुलामी क्यों भाई रे, लाल किले के लाल निकाले और नीलम पुखराज माया के थे हम तो धनी, बरबर करेंगे राज गुलामी क्यों भाई, विद्या पर गौदान लेंगे फेरा पर सराज, ससुर से खुलवाएंगे हम तो तड़ी। तो ये मेरी माँ गाती थी आजादी से पहले। अरे वाह 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 वाह, आपकी तो आवाज भी बड़ी सुंदर है और आपने बड़े सुंदर शब्दों में पूरी व्याख्या की है और आपने उसको सुनाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब एक बार अपना संवाद खुल गया है तो हम लोग बात करते रहेंगे। आपकी एज कितनी है? 62? हाँ, मैं 61 से जब बड़ा हो गया हूँ तो 61 और 62 के बीच का हूँ। हाँ। मुझे तो लग रहा था आप बड़े बताए तो रिटायरमेंट होने में भी 1.5-2 साल हो गया होगा। हाँ हाँ हाँ, अभी 2 साल नहीं हुए हैं, 1 साल हो गया है। नहीं तो जो जितने रिटायर्ड ऑफिसर है हायर लेवल के, और जो अच्छा रिकॉर्ड है जिनका, उसको सलाहकार के रूप में भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री में ले जाती है। जो लोगों को सूट होते हैं उनको तो ले ही लेते हैं। सलाहकार के रूप में नहीं, सलाहकार बोर्ड जो है उसमें कहाँ लेते हैं पुलिस वाले को? नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? अजीत डोभाल साहब जो है वो आईपीएस ऑफिसर हैं और वो राष्ट्रीय सलाहकार हैं, कैबिनेट रैंक उनको मिली हुई है। हाँ वो तो है, तो वो तो आईटी में। हाँ 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 हाँ। अच्छा आपको बताइए, मेरे ताऊ का लड़का शमशेर सिंह डीआईजी रिटायर हुआ था हरियाणा से, अब तो गुजर चुके हो। अच्छा, वो भी डीआईजी रिटायर हुए थे अपने जो भाई साहब से। अच्छा, वाह वाह वाह। हाँ जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है और आपसे बातचीत कराने के लिए विजय जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अब हम जुड़ गए हैं तो आगे बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके विचारों से मैं 90% तक सहमत हूँ। 10% राइट में अपने पास रखता हूँ कि सहमत होना है कि नहीं होना। 90% आपसे मेरे विचार मिल गए हैं। आपके 10% भी मिल जाएंगे और हम लोग मिलके इस देश में बदलाव का आधार बनेंगे। बदलाव तो देखो बहुत कठिन काम है। पब्लिक वो बदलाव इतना सरल है, ये बात मैं आपको अगले सेशन में समझाऊंगा। बदलाव इतना सरल है कि आपको आभास भी नहीं होगा और बदलाव आ जाएगा, इतना सरल है।
इन सब के फार्मूले बनाए हुए हैं हमने, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। और ठीक है सर। इस काम में आपकी खुद की बड़ी भूमिका होगी। अच्छा। हाँ, मैं आपको आश्वस्त मतलब करता हूँ कि मैं किसी को अछूत नहीं समझता जी। ये आदमी में भी अच्छाई निकल। देखिए, आज हमारी मिस्टर विजय जी से बात हो रही थी, और यदि आपने क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब कर लिया होता तो आपको वो सुनने को मौका मिलता। चलो अभी कर लूंगा, मैं अभी करवा लेता हूँ। हाँ, तो आप उसको जरूर करिए। और जो विजय जी से आज हमारी बात हुई है वो वीडियो सबसे टॉप पर है, उसको आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। क्योंकि हमने विजय जी को समझाया है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और हमने उनको ये भी समझाया है कि आप ज्यादा उग्र मत होइए, धैर्य रखिए। ये तलवार इसको नहीं लोग मारते, विचार सबसे खतरनाक होते, ये बात आज मैंने उसको समझाई है। हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि विचार से भी बड़ी होती है एनर्जी, जो हमारे अंदर, सबके अंदर है। हम उसे जागृत करके 9 दिन में ही इस देश में बदलाव का आधार कर सकते हैं। और वो बदलाव का पथ का जो प्रदर्शन है, मार्गदर्शन करने का काम जो है, वो मैथिली शरण गुप्त आप लोगों के लिए करेंगे, और हम लोग मिलके इसमें कामयाब होंगे। ठीक है। इस क्राइम फ्री भारत पे 1300 वीडियो अवेलेबल हैं मेरे। अच्छा। हाँ, जिसमें मैंने विभिन्न मुद्दों पर जो है बातचीत की है। अपनी फुर्सत के हिसाब से आप उनको सुनिएगा, और यदि आपको कमेंट लिखने में सुविधा हो तो कमेंट भी जरूर लिखिएगा, और यदि कमेंट लिखने में असुविधा हो तो लाइक तो जरूर कर लीजिएगा, यदि आपको पसंद आए तो। बिल्कुल। ठीक है ना। और हमारी दीपक मिश्रा जी से बात होगी तो मैं आपके बारे में जिक्र करूंगा। जोगिंदर मोहन मेरा कब्जा दिलवाया था करोड़बाग में, इसमें जरूर जरूर जरूर, है ना। मेरा कब्जा दिलवाया था, मेरे मकान मालिक ने सामान बिकवा दिया था, पहलवान था, मुसलमान था वो। तो उनको जो थानेदार को बोला कि पेट से ऊपर गोली मारने का है सवाल। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत बहादुर व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय थी। बहुत बहादुर है, आपने बिल्कुल सही कहा। लड़ता वड़ता नहीं है वो, आजकल घूमता रहता है, कभी कहीं की रह जाते हैं, कभी कहीं की रह जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। तो योगेंद्र जी, अभी आप इस वार्तालाप को यहाँ समाप्त करते हैं, और हम लोग फिर कल फिर बात करेंगे। ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार।